हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके शर्मा एजुकेशन हब। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। सो आपका ये पॉलिटी का पार्ट रहेगा। एक्चुअली लेक्चर्स थोड़ी लेट हो गए हैं बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज, थोड़ा कोल्ड और फीवर चल रहा है तो उस वजह से, और थ्रोट भी काफ़ी चोक था तो उसी वजह से ये लेक्चर्स बहुत लेट हो गए। बट एनीवेज, बिना देरी के अभी स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। आपको पता है हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को स्टार्ट करा था, इंडियन पॉलिटी का पार्ट है जो कि, तो पहले हमने पढ़ा था अबाउट द सिटीजनशिप देखा हमने, फिर पार्ट 1 में हमने यूनियन एंड स्टेट टेरिटरीज देखी थी। बट आई थिंक ये जो एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है जिसमें हम देखते हैं कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन की डेवलपमेंट हुई इंडिया में, ये भी आपको पता होना चाहिए। सो इसको आज हम कवर करेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि पता होनी चाहिए। फर्स्ट, कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज़ द लेंथीएस्ट इन होल वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में देखें ना, सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन किसका मिलेगा आपको? सो दैट इज़ इंडिया। बिकॉज आपको पता है हमने छोटी छोटी चीज़ें, हर एक पार्ट किसी न किसी कंट्री से उठाया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड स्टेट पॉलिसीज़ की बात करूँ, डीपीएसपी जिनको कहते हैं, विच इज़ इन पार्ट 4, तो ये हमने लिया था कहाँ से? आयरलैंड से। और फर्दर अगर आयरलैंड की बात करें, उन्होंने स्पेन से लिया था, बट हमने आयरलैंड की कॉन्स्टिट्यूशन से देख के लिया। सो हम क्या बोलते हैं कि हमने आयरलैंड से पिक करा। उसी तरह से फंडामेंटल राइट्स है, वी टुक देम फ्रॉम आपका यूएसए। और उसी तरह से फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो कि हमने यूएसएसआर से ली। तो इसी तरह से हमने हर कॉन्स्टिट्यूशन को देखा, जो उनकी बेस्ट चीज़ें थी वो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड ऑन करने की ट्राई करी। तो उसी वजह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंथीएस्ट माना जाता है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में अगर पढ़ने बैठोगे ना आप कॉन्स्टिट्यूशन, तो इंडिया का इज़ लेंथीएस्ट वन। फिर ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे लंबा बन गया, पर ये जो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके लिए लोगों का इकट्ठे आना भी ज़रूरी था। तो उसके लिए एक सजेशन दिया गया, दैट इज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का आइडिया था, दैट आइडिया वाज गिवन बाय एम.एन. रे। ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दैट नेम, दैट इज एम.एन. रे। दोबारा से लिख देती हूँ, एम.एन. रे। इस वाले लेक्चर की ना आपको पीपीटी नहीं मिलेगी, मैं यहाँ पे बोर्ड की फॉर्म में ही लिख रही हूँ अभी। ठीक है, बिकॉज ये थोड़ा समझने वाला ज़्यादा है, और अगर पीपीटी बना दूँ तो इट वुड बी मोर मोनोटनस, और साथ में आपको समझ भी नहीं आएगा कि ये चल क्या रहा है। तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता रही हूँ इस चीज़ को अभी। तो इस तरह से ये कमेटी बनाई, असेंबली बनाई गई, एम.एन. रे के द्वारा ये सजेस्ट करी गई थी। तो अब आपको मेन टॉपिक पे आना है जो कि हम पढ़ेंगे अबाउट द रेगुलेटिंग एक्ट्स। अगर मैं एक छोटी सी जिस्ट दे दूँ आपको, तो कुछ ईयर्स हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, और वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ये ईयर्स इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि इनमें कुछ खास चेंजेस हुए। अब देखो, आज का जो कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ते हैं उसमें हमें पता है, ठीक है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, फिर आपका गवर्नर जनरल, गवर्नर्स हैं, प्रेसिडेंट हैं। बट ये एकदम से नहीं आई चीज़ें, छोटी छोटी करके आई। पहले सुप्रीम कोर्ट आया, किस तरह से जो पहले गवर्नर हुआ करते थे, फिर गवर्नर जनरल का रैंक आया, पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, फिर किस तरह से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आए। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। तो इसी वजह से ये जो नाम है एक्ट्स के और इनके ईयर्स हैं वो याद रखना कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फर्स्ट इज योर 1773, यहाँ से होगी शुरुआत। फिर लगभग 11 साल के बाद, दैट इज इन 1784, फिर 2 साल के बाद 1786। अब देखो, 1786 के बाद आपको याद रखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज 1830, इसमें प्लस 20 साल के बाद आपका कितना हो जाएगा? 1833। फिर से 20 साल ऐड कर दो तो आपका हो जाएगा, दैट इज़ 1853। ठीक है, यहाँ तक आपकी आएंगी जितनी भी ये चार्टर एक्ट्स आई थी, मतलब रेगुलेटिंग एक्ट आई, यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट, फिर पिट्स इंडिया एक्ट, फिर ये बाकी ये जो चारों हैं, दीज आर द चार्टर एक्ट्स। ठीक है, तो इनके फीचर्स देखेंगे आज के लेक्चर में क्या क्या है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के मैं यहाँ पे ईयर्स नहीं लिख रही, ना तो मैं इंडियन काउंसिल एक्ट के लिखूंगी, बिकॉज बहुत लेंथी हो जाएगा उसकी वजह से। तो आज हम स्टार्ट करेंगे विद द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अगर आप नोट्स बना रहे हो, आई वुड मेंशन कि ये ईयर्स इसी तरह से वहाँ पे लिख लो ताकि याद करने में टफ ना हो। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब देखो, बात होती है शुरू फ्रॉम
ये है। पहले तो छोटा सा मैप हम ड्रॉ करेंगे एज यूजुअल, क्योंकि मैप से याद रखना इजी हो जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या किया गया, आपका कोलकाता वाला एरिया, बंगाल वाला एरिया इस तरह पड़ता है। अब इसको बना दिया गया काफ़ी ज़्यादा पावरफुल। अब पावरफुल बनाने के लिए क्या किया जाएगा, कुछ प्रेसिडेंसीज बनाई गई थी। कहाँ कहाँ पे बनाई गई, एक आपके कोलकाता में थी, ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ साथ साथ में। एक आपकी कोलकाता में बनाई गई, देन सेकंड आपकी यहाँ पे मद्रास में बनाई गई, एंड आफ्टर दैट एक बॉम्बे में बनाई गई। तो पहले होती थी 3 जगह पे, मतलब ये 3 मेन सेंटर थे, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो पावरफुली मर्ज होके आता है वो आता है आपका कोलकाता। तो सबसे ज़्यादा पावरफुल होके आता है कोलकाता। अब होता क्या है, अच्छा पहले कैलकाटा होता था ना, अभी कोलकाता है, मैं उसी को स्पेसिफाई कर रही हूँ, तो इतना ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। क्वेश्चन में तो कैलकाटा ही आएगा ना, लिखा हो तो आपको पता लग ही जाएगा, सो उतना ज़्यादा बॉदर नहीं करना है। सो लेट्स बैक टू द टॉपिक। अब ये 3 मेन सेंटर्स हुआ करते थे, आप मॉडर्न हिस्ट्री में भी इन तीनों जगहों को बहुत बार पढ़ते हो, दैट इज़ द कोलकाता, मद्रास, बॉम्बे। अब क्या किया गया, ये देखा गया जो कोलकाता है ना, उसके पास है बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज, तो सबसे ज़्यादा पावरफुल भी कौन सा होना चाहिए, दैट इज़ कोलकाता। पर अब पता कैसे चलेगा कि कोलकाता सबसे ज़्यादा पावरफुल है, बॉम्बे और मद्रास उसके बाद में है। क्या किया गया, इन तीनों जगह पे कौन बैठता था, गवर्नर। पहले यहाँ पे गवर्नर बैठा करते थे। अब कोलकाता को ज़्यादा पावरफुल दिखाने के लिए क्या कर दिया गया कि यहाँ पे बिठा दिया गया किसको, दैट इज़ गवर्नर जनरल। ठीक है, दो जुड़ गए, अब जनरल भी जुड़ गया। बट बॉम्बे में क्या है अभी भी गवर्नर, मद्रास में क्या है अभी भी गवर्नर, पर कोलकाता में क्या आ गए, गवर्नर जनरल। तो यहाँ से एक चीज़ तो पता लगी कि ठीक है, कोलकाता जो है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। साथ में जो रेगुलेटिंग एक्ट है आपकी, इसी के तहत एक तो गवर्नर जनरल का कॉन्सेप्ट आता है, फर्स्ट फीचर आपका ये रह गया, ठीक है, गवर्नर जनरल का कॉन्सेप्ट। दूसरा, यहाँ पे बनाया गया फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट। तो आपका जो फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट था दैट वाज इन द कोलकाता। वैसे अगर आज के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखें तो आर्टिकल 130 स्टेट्स कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे होगा, दिल्ली में। बट अभी हम कहाँ पे चल रहे हैं, दैट इज इन 1773। तो हम 1773 को देख रहे हैं, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट आ जाता है इन कोलकाता। अब सुप्रीम कोर्ट में जजेस भी होंगे ऑब्वियसली, तो यहाँ पे बनाए गए एक तो चीफ जस्टिस और साथ में 3 जजेस और। डन, 3 जजेस और जो यहाँ पे फर्स्ट चीफ जस्टिस बनते हैं वो बने सर एलिजा एम्फे। तो ये तो थे चीफ जस्टिस। और जो 3 जजेस हैं ना, उनके नाम रखना बहुत इजी है, क्योंकि एक जैसे नाम लगेंगे आपको, देखना भी मैं लिखूंगी तो आपको इजीली याद भी हो जाएंगे। एक थी चेस्टर, एक थे लिनेस्टर, चेस्टर लिनेस्टर हाइडे, चेस्टर लिनेस्टर हाइडे, चेस्टर लिनेस्टर हाइडे। तो ये तीनों जजेस कहाँ पे बनाए गए, दैट इज इन दिस सुप्रीम कोर्ट विच वाज एस्टेब्लिश्ड इन आपका कोलकाता। अब यहाँ पे एक और जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने वो कौन थे, तो वो कौन थे, आपके लॉर्ड वेरन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट स्लाइड पे लिखती हूँ, लॉर्ड वेरन हेस्टिंग्स। तो ये आपके बन के आते हैं फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो यहाँ पे ये एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो रेगुलेटिंग एक्ट के हमने कुछ फीचर्स देख लिए, सो दैट्स डन विद द रेगुलेटिंग एक्ट। अब कुछ ड्रॉबैक्स रह गई थी रेगुलेटिंग एक्ट में, तो उसकी वजह से लाना पड़ा हमें सेकेंड, दैट इज द पिट्स इंडिया एक्ट। लगभग 11 साल के बाद लाया गया। 1773 में आपका रेगुलेटिंग एक्ट आता है, उसके बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आ जाता है। इसमें ड्यूअल सिस्टम लाया गया। अब देखो क्या होता है ना, ये तो ठीक है, बोल दिया गवर्नर जनरल बनाया जाएगा कोलकाता में, कोलकाता को ज़्यादा पावरफुल डिक्लेयर कर दिया गया। फिर साथ में दूसरा पॉइंट देखा कि सुप्रीम कोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट हुई, जिसमें चीफ जस्टिस आ गए, जजेस आ गए। पर अभी सब कुछ ऐसा क्लटर्ड सा है, पता नहीं चल रहा है ढंग से, ठीक है। तो पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया ताकि जो आपके रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ दिक्कतें थी उनको इम्प्रूव किया जा सके, मतलब एक तरह से रिफॉर्म की तरह आता है क्या, दैट इज पिट्स इंडिया एक्ट। तो इसमें एक ड्यूअल सिस्टम लाया गया। अब ड्यूअल सिस्टम है तो मतलब कोई दो चीज़ें नहीं लाई गई, तो इसमें 2 बोर्ड बनाए गए। एक को बोल दिया गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दूसरे को बोल दिया गया दैट इज बोर्ड ऑफ
कंट्रोलर्स। जितना भी बिजनेस रिलेटेड काम है वो सारा कौन देखेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो बिजनेस रिलेटेड काम चला गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, और जो कंट्रोलर्स थे जितना भी पॉलिटिकल काम था वो सारा किसको दे दिया गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स को। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस सेक्शन, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो जितना भी कमर्शियल फंक्शन है वो अब सारा सेपरेट हो चुका है। कमर्शियल फंक्शन बिजनेस ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखेंगे, और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो था ये 6 मेंबर्स का था, और ये सारा पॉलिटिकल अफेयर चेक करेंगे। तो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि ये जो ड्यूअल सिस्टम था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स का, वो किस एक्ट के तहत आया? तो पिट्स इंडिया एक्ट। अब देखो मैंने यहाँ पे ड्यूअल सिस्टम यूज किया है, इसको कंफ्यूज नहीं करना है, मैं यहीं पे बता देती हूँ डायरकी के साथ, क्योंकि वहाँ पे भी दो चीज़ों की बात होगी वो वहीं पे देखेंगे, पर मैंने डायरकी नहीं बोला यहाँ पे, मैंने क्या बोला? ड्यूअल सिस्टम। तो इसके साथ कंफ्यूज नहीं करना है, ये आपका अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में आएगा, ठीक है? तो इसके साथ इसको मिक्स नहीं करना, हमें बात करनी है सिर्फ ड्यूअल सिस्टम की इन केस ऑफ द पिट्स इंडिया एक्ट। कुछ ड्रॉबैक्स रहेगी पिट्स इंडिया एक्ट में भी, ठीक है? तो एक फॉर्मेलिटी के लिए आया था चार्टर एक्ट ऑफ 1786, इतना कुछ खास नहीं था, ठीक है? पहले आपका रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773, आफ्टर दैट पिट्स इंडिया एक्ट आया दैट इज इन 1784, अब आपका चलेगा चार्टर एक्ट। अब 4 चार्टर एक्ट आएंगे कॉन्टिन्यूटी में, ठीक है? अब चार्टर एक्ट पहला आता है 1786 में, फिर उसके बाद आपको क्या करना है? 1813 में 20 ऐड करो, कितना हो गया? 1833, 20 ऐड करो 1853। अब ये सारे चार्टर एक्ट हैं, 4 के 4 क्या हैं? दैट इज योर चार्टर एक्ट्स। तो इनको देखेंगे। फर्स्ट आता है चार्टर एक्ट 1786, ये तो एक तरह से हलवा की तरह था, इसमें कुछ नहीं किया गया, इसमें जो गवर्नर हुआ करते थे उनको दे दी गई वीटो पावर, ठीक है? वीटो पावर दे दी गई, बस एक रिफॉर्म हुआ है इसमें, तो यू डोंट हैव एनी नीड टू रिमेंबर लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस। इसमें सिर्फ गवर्नर को वीटो पावर दे दी गई थी। वीटो पावर पता है ना आपको, एक तरह से स्ट्रेंथ बताई जाती है जिसको भी ये पावर दी जाती है, उनका जो डिसीजन होगा दैट वुड बी बाइंडिंग ऑन ऑल, तो वो चीज़ दी गई इन चार्टर एक्ट 1786। अब जो चार्टर एक्ट ऑफ 1830 आएगा दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 1813 का जो चार्टर एक्ट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि फर्स्ट टाइम क्या किया गया? 1 लाख सालाना एजुकेशन पे अब स्पेंड किया जाने लगा, ठीक है? आपको क्या लगता है ये इंडियंस के अच्छे के लिए था? नो, एक तरह से दिखाया ऐसे गया कि देखो हम आपको एजुकेशन दे रहे हैं, बट जो ब्रिटिशर्स हुआ करते थे उनको चाहिए थे वर्कर्स, ठीक है? तो वर्कर्स कहाँ से इजीली कहाँ मिलने थे? उनको इंडिया में मिलने थे, तो उनको यूज़ कर सके इसलिए एजुकेशन उनको देना शुरू कर दिया गया। और एजुकेशन सबको नहीं दी गई, जो हाई क्लास पीपल हुआ करते थे, ठीक है? और मतलब एक तरह से ड्रामा बोल सकते हो, ये बोल दिया गया कि ये लोग जो है फर्दर लो क्लास वाले लोगों को एजुकेशन दे देंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आपको पता है हर चीज़ में मोनोपोली जब आ जाती है तो ये चीज़ें तो होना संभव नहीं है। आज नहीं चेंज हो पाया, उस टाइम तो फिर एट्रोसिटी एट नेक्स्ट लेवल थी, ठीक है? तो 1 लाख पर एनम एजुकेशन पे लगाया गया है इन फर्स्ट टाइम चार्टर एक्ट ऑफ 1813, तो 1 लाख लगा दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, क्या प्रमोट किया जाने लगा? क्रिश्चियनिटी को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रमोट करा जाने लगा। उसके बाद जो कंपनी की मोनोपोली थी, आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी होती थी, इनकी मोनोपोली थी, जिससे ये चाहते थे उससे ट्रेड करेंगे। इवन जो इंडियन ट्रेडर्स थे वो भी किसके अंडर थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर। अब इनकी जो मोनोपोली थी ना कहीं डिक्रीज कर दी गई, कम कर दी गई, कुछ हद तक कम करी, बट जो 2 चीज़ें थी वो नहीं करी गई। एक थी कि जो टी प्लांटेशन थी इंडिया की, और दूसरी थी ट्रेड विद चाइना। इसमें कोई मोनोपोली डिक्रीज नहीं करी गई, ये अभी भी किसके अंडर था? दैट इज कंपनी के अंडर। तो ये मेन 3 स्टेप्स जो थे दैट वर टेकन ड्यूरिंग द चार्टर एक्ट ऑफ 1813, ये आपको पता होना चाहिए। अब जो चार्टर एक्ट 1833 लाया गया, कुछ कमियां रह गई थी 1813 में अगेन, तो उसी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए अगेन मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, रेगुलेटिंग एक्ट आता है आपका 1773 में, पिट्स इंडिया एक्ट आ गया आपका 1784 में, फिर चार्टर एक्ट शुरू हो गए। फर्स्ट आता है 1786 में, देन फिर से आया 1813, फिर से आया दैट इज़ इन 1833, जिसकी अभी हम बात करेंगे।
अब ये जो चार्टर एक्ट 1833 आया, दैट वाज बेसिकली टू इम्प्रूव द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इसमें क्या किया गया, चार्टर एक्ट 1813 में क्या था कि जो कंपनी की मोनोपोली थी उसको डिक्रीज किया गया। बट अब यहाँ पे आए ना आप, अब चार्टर एक्ट ऑफ 1833, इसमें जो मोनोपोली थी वो ख़त्म ही कर दी गई। कोई मोनोपोली नहीं है, ना तो टी के केस में, ना तो ट्रेड विद चाइना के केस में। यहाँ पे जो मोनोपोली थी वो पूरी तरह से ख़त्म। ठीक है, अब सारे अपना अपना कॉमर्स रिलेटेड, जो ट्रेड रिलेटेड काम है वो सारे अब खुद से कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, पहले हमने पढ़ा था जब स्टार्ट किया रेगुलेटिंग एक्ट, वहाँ पे गवर्नर जनरल आए गए, जो लॉर्ड वेरन हेस्टिंग को बनाया गया था फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बट अब क्या किया गया, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे अब सिर्फ ना बंगाल के नहीं रहे, किसके हो गए, दैट इज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के आते हैं, इंडिया के कौन आए, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ये बनते हैं फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में हमने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पढ़े। जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो थे वेरन हेस्टिंग। बट अभी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की बात करें तो वो कौन बन गए, लॉर्ड विलियम। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपको पता होना चाहिए, दैट कैन बी अ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन अगर आपको ध्यान नहीं रहता। बस ये याद रख लो, पहले देखो स्टेट पे फोकस था, अब पूरे इंडिया के ऊपर फोकस है। ठीक है, ऐसे याद रखना पड़ेगा आपको। तो ऑब्वियसली गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट तो बाद में जाके आई होगी, पर आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कौन से चार्टर एक्ट में ये इंडिया की पोस्ट जो थी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट आई, वो कब आई। अब क्या हुआ, बहुत सारे लॉ मेंबर्स भी अपॉइंट करे गए। ठीक है, लॉ मेंबर्स, जिनमें से एक लॉ मेंबर थे आपके मैकॉले। अब ये जो मैकॉले थे ना, इन्होंने काफ़ी अच्छा काम करने की भी ट्राई करी। जैसे सती सिस्टम था उसको अबॉलिश करा दिया। ठीक है, सो दैट वाज अ वेरी गुड पॉइंट हियर। तो ये पॉजिटिव पॉइंट आ जाता है अबाउट द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। सो इसी के साथ हो जाता है आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1833। आपका चार्टर एक्ट क्यों लाया गया होगा, ऑब्वियसली पिछले वाले के थोड़ी इम्प्रूवमेंट करने के लिए, तो इसीलिए लाया गया चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इसमें क्या किया गया, फर्स्ट फीचर, इसमें ओपन कंपटीशन फॉर इंडियन सिविल सर्विसेज। अब ऑफिसर रैंक पे ना सिर्फ ब्रिटिशर्स जाएंगे बट इंडियंस को भी अलाउड कर दिया गया। सो दैट वाज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। सेकेंड थिंग आपको हमने बताया स्टार्टिंग में, दैट इज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे उसमें पहले मेंबर्स हुआ करते थे 24, अब 24 से कम करके कितने कर दिए गए, 18, ताकि करप्शन वगैरह के जो चेंजेस थे वो करे जा सके, मतलब ज़्यादा करप्शन ना हो। ठीक है, तो मेंबर्स ही कम कर दिए। और साथ में एक और पॉइंट यहाँ पे याद रखना है, 6 नए मेंबर ऐड करेंगे, किसमें, दैट इज आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिलर। पिछले में हमने देखा लॉ मेंबर ऐड करेंगे, अभी 6 मेंबर और ऐड कर दिए गए। तो आपकी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें 6 मेंबर्स और ऐड कर दिए गए। ठीक है, सो दैट वाज योर चार्टर एक्ट ऑफ 1853। कल से हम स्टार्ट करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, फिर इंडियन काउंसिल एक्ट्स देखेंगे, फिर जाएंगे हम अप टू द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। ऑल दो 3 दिन लग जाएंगे इस टॉपिक को, 1 दिन आज का लग गया, 2 दिन और लगेंगे अभी। ठीक है, हम शॉर्ट में रखेंगे ताकि आपको डिटेल में ये याद हो जाए। थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक रहता है ये, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग अ टाइम फॉर दिस टॉपिक। और जो आपकी आर्ट एंड कल्चर की है वो वीडियोस भी साथ में आ जाएंगी, बट अभी मुझसे पीपीटीज नहीं बन पा रही हैं ठीक से, तो दैट्स व्हाई आई एम नॉट ब्रिंगिंग देम येट। बट अभी हम फोकस करेंगे ये बोर्ड की फॉर्म में ये वाले टॉपिक जो हैं वो कंप्लीट हो जाएं तब तक। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।